बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िम। नाजरीन, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनका जो लॉन्ग मार्च है उसका सिलसिला तो कल से शुरू हो चुका था, लेकिन जिस तरह से आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, हम भी देखना चाह रहे थे जो लॉन्ग मार्च है वो कितनी बड़ी लॉन्ग मार्च होती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कारकुनान तो जो थे वहाँ के जो लाहौर के उनके थे, वो वहाँ पे मुझे उतनी बड़ी तादाद में नज़र नहीं आए और ना ही अवाम उस तरह से उन्होंने शिरकत की है। माजी में हमने खान साहब के जल्द से उनके लॉन्ग मार्च हमने देखे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक हुआ करते थे, लेकिन इस बार मुझे कुछ उस तरह से नज़र नहीं आ पाया। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि इमरान खान साहब जो उनका ये लॉन्ग मार्च का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है और वो कहते हैं कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुल्क की तामीर की खातिर और उसकी मुल्क की तामीर की खातिर कुछ नहीं कह पाता, चुप रहता और आइन जो है आइनी जो मुतालबा है वो नहीं उन्होंने किया। कारकुनान जो है वो रेड जोन में नहीं दाखिल होंगे, इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद शर्जील मेमन जो है उनका क्या कहना है ये भी प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहबा। मैं खुश आमदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? खैरियत से? खान साहब के लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो है काफ़ी टाइम से हम सुनते हुए आए थे, चर्चे थे इसके और वो कहते थे कि मैं डेट भी नहीं बताऊंगा, डे भी नहीं बताऊंगा, बस अचानक ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी फ्राइडे को, कल से उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ किया और आज जो है वो ख़िताब भी करेंगे अपने कारकुनान से और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद भी उसमें होगी। क्या आप समझती हैं कि लोग उन्हें उस तरह से पहले उनके जो मार्च थे उनमें और अब में क्या कुछ आवाम ज़्यादा इजाफे में आपको नज़र आएगी? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि देखिए, लॉन्ग मार्च करें, प्रोटेस्ट करें, ये सब उनका कानूनी और जमहूरी हक है। ठीक है। उस पर तो कोई नहीं कह सकता कि क्यों कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि देखिए, लॉन्ग मार्च जो है ना, मुझे उनका शॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और शॉर्ट है। देखिए, इन्होंने मतलब जो शॉर्ट मार्च इनका में तब्दील होता हुआ नज़र बिल्कुल आ रहा बिल्कुल ऐसा ही है। है, जी। क्योंकि वजह ये है कि उन्होंने अपने जहन में ये एक चीज़ बिठा रखी थी कि जी केपीके के गवर्नमेंट से आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी अपनी है, पंजाब गवर्नमेंट उनकी अपनी है। और क्योंकि अब जो सीएम पंजाब है वो बहुत बड़ा डाकू है, और जाहिर बात है बहुत बड़े डाकू के खौफ से ही शायद उसके जहन में ये थे खान साहब के कि लोग आना शुरू हो जाएं। सही। तो इन्होंने सोचा कि दो सूबों की आवाम को मतलब जब हम जो आपने सीएम का नाम लिया, उसका डाकू लगाया, उनका खौफ आपने बताया कि मतलब क्या उन्होंने कोई खौफ हिरास वहाँ पे फैला के रखा हुआ है आवाम में, अपने कारकुनान में कोई प्रेशर है किसी नहीं किस्म नहीं का? नहीं, देखिए, राइट। मैंने ये लफ्ज़ खुद को डाकू नहीं कहा, कि मैंने अपने आप से नहीं कहा, ये तो खान साहब खुद कहते थे पंजाब अच्छा। का सबसे बड़ा डाकू है। ठीक। ये लफ्ज़ हम एलिगेशन नहीं लगाते, हाँ ये हाँ। एलिगेशंस पीटीआई अपने लोगों पर या जो उनके ओपिनियन माजी में। होते हैं, जो ओपिनियन होते हैं वो उनके लिए खुद लगाते हैं। ठीक। बात दरअसल ये कि इनके जहन में ये था, खान साहब के जहन में, कि शायद ये लोग दो जो हुकूमतें हैं पंजाब और केपी के, जिनमें उनकी अपनी गवर्नमेंट है और वहाँ के लोग सारे अवाम मिलकर जो है हम इकट्ठे होंगे और जत्थे की सूरत में जाएंगे और इस्लामाबाद पे जो हमारा कैपिटल है उस पे हमला आवर होंगे, और शायद हम लोगों को या इदारों को उस चीज़ से इमोशनली ब्लैकमेल कर सकेंगे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। मेरी नज़र जो थोड़ी सी नज़र कल पड़ी है, तो मुझे उनकी गाड़ियाँ जहाँ नज़र आई हैं, तो वहाँ वो बलबला, वो जोश, वो चीज़ मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही कि जो अच्छा। सोच रहे हैं कि देखिए, पहले इन्होंने कहा कि जी कैपिटल पुलिस थी और उससे पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब से नहीं गुजरने दिए गए। अब तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है दोनों के अंदर, और करें मुजाहरा, हाँ। कोई मसला नहीं। और ये बात अच्छी है कि उन्होंने कहा है कि जी हम रेड जोन में नहीं जाएंगे। जी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनका अपना ही शख्स, उनका अपना ही एमएनए फैसल वावडा ने जो स्टेटमेंट दी है, और मैं नहीं समझती हूँ कि अपने ही लोग अगर उनके कह दें, वैसे एक इनका वतीरा है कि अगर इनके साथ कोई हो तो वो बहुत अच्छा, और अगर ज़रा सी भी इनके ख़िलाफ़ बात कर दे, क्योंकि मुझे इनके यहाँ जमहूरियत नहीं, मुझे इनके यहाँ जो है ना बादशाहों वाली रवायात नज़र आती है ठीक। कि खान साहब के ख़िलाफ़ या खान साहब की पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया जाए तो उसको इस कदर आप देख लें, सोशल मीडिया जो फैसल वावडा के लिए भरा पड़ा है इतनी गलीज़ ज़ुबान से, मैं नहीं समझ सकती कि कोई शरीफ शख्स उसको पढ़ सके। ठीक है जी। अब फैसल वावडा की आपने बात की। फैसल वावडा माजी में भी उनकी इस तरह की कुछ हरकतें रही हैं, उनके स्कैंडल्स तो आपके सामने ही हैं जिस तरह से वो वायरल होते हैं। उन्होंने पार्टी ने पीटीआई जो है उन्होंने उनको शोकास भी जारी कर दिया है, तो क्योंकि उन्होंने पार्टी की खिलाफ वर्जी की है,
जिस तरह से उन्होंने बताया, उसके डिसिप्लिन को उन्होंने जो है उस तरह से नहीं फॉलो किया जिस नहीं तरह नहीं, से। देखिए देखिए, नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा बिलोंग है, अगर कहीं पार्टी के अंदर इख्तलाफ नज़र आता है, मैं उनको फेवर ही नहीं कर रही हूँ, ना मेरा कोई राइट है, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी बात की है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनको गालम गलोच देना शुरू कर दें। आप इस किस्म की ज़ुबान, ठीक है, शोकाज नोटिस दिया है, वो आपका और उनका पर्सनल मैटर है, वो करें, लेकिन जब आपको कोई इंदिया दे रहा है कि मुल्क में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल है, तो खान साहब ने जहाँ इतना डिले किया, मैं समझती हूँ अब भी वो करते, या वही जो पहले से केपी और पंजाब के अंदर कर रहे थे, का हर सूबे में करें, मैं नहीं कहती हूँ कि ना करें, हर जगह करें, वो उनका राइट है, जमहूरी राइट है, कोई इससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। ठीक है जी। इस पे जो खान साहब का आया था बयान, इस पे जो उन्होंने ट्वीट भी किया था, और खान साहब का कहना है कि ये जो हकीकी आज़ादी मार्च जो है, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, अपने इंट्रो में बताया कि हम जो है वो करेंगे, और इंशाल्लाह इसके आगे का भी जो लाए हमारे वो भी तैयार होता है, और जो होगा वो हम बताएंगे ज़रूर। इस पर शर्जील इनाम मेमन साहब जो उनका क्या कहना था वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। कहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए लाशों से गुजरने से गुरेज नहीं करेंगे। क्या मतलब है इस बात का जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये बयान दिया इस पे कि खान साहब कहते हैं कि हम लाशों पे गुजरने से गुरेज नहीं करेंगे? नहीं, असल में खान साहब को इक़्तिदार का इतना शौक आ गया है कि वैसे भी खुद ही कहते हैं ना कि पूरे 5 साल होने चाहिए, तो भाई अगर आप असम्बली से आउट हुए हो, आप पार्लियामेंट में नहीं हो, तो 5 साल पूरा होने दें और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिसको जमहूरी तरीके से और आइनी तरीके से अलग किया गया, वरना इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट गई हैं वो जमहूरी अंदाज से नहीं गई हैं, उनको कोई ना कोई एलिगेशन लगा के उन्हें वापस कर दिया गया, यानी कि पार्लियामेंट से आउट कर दिया गया है। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको आइनी तरीके से बाहर हुए हैं, और अगर आइनी तरीके से बाहर हुए, खुद ही तो कहते हैं कि 5 साल पूरा होने देते, जब आपको 5 साल पूरा नहीं, जमहूरी लोग अगर आप भी आए हैं, वो भी आपको इक़्तिदार उन्होंने कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं आपसे लिया, तो आप ही के जो अलायंस में लोग थे वो उनके साथ जाके मिले, वो उनके साथ बैठे, अगर इनके साथ बैठे हैं तो नाउज़ुबिल्लाह वो फिरौन हो गए, और आपके साथ थे तो वो हाजी थे। ऐसा ना करें, आप बिल्कुल करें, आपका हक है, और बिल्कुल इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे। देखिए अभी भी इलेक्शन हुए, अगर गवर्नमेंट चाहती तो आपने पंजाब के अंदर और खुद भी जो सीट्स लिए, की जानिब से बुसर साहब, उसमें पीटीआई की जानिब से एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये देखिए मैं आपके हमेशा एक प्रोग्राम में, मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा कहती हूँ, ये चाहते हैं हर वक्त हम शीरा खाते रहें, और अगर हमें कोई कड़वी गोली नजर आए तो हम उसको फौरन ना सिर्फ कड़वी गोली को थू कर दें, बल्कि जो अपोजिशन का शख्स है उसके ऊपर एलिगेशन, जहां आप जीत रहे हो वहां तो बहुत मजे में, बहुत अच्छा फेयर इलेक्शन हो रहा है, और जहां आप हार रहे हो वहां फेयर इलेक्शन ही नहीं है। जहां 10,000 मार्जिन से जो है ना मलीर में आप हार रहे हो वहां गलत हो रहा है, और जहां आप 10,000 या 1-1 लाख वोट लेकर जीत रहे हो वहां जो है ना बहुत शफाफ इलेक्शन वाली सीट के लिए भी काफी सवाल निशान मतलब देखिए इनको चाहिए, जाएं देखिए इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जो है इलेक्शन के दौरान जो धांधली की गई है, बैलेट बॉक्सेस चेंज किए गए हैं, काफी सवाल उठे हैं। अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर सवाल उठे हैं तो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की जानिब से उठे। देखिए मैं कह रही हूँ, मैं आपकी तरफ से तो कह भी नहीं रही हूँ, इलेक्शन कमीशन में क्लियर कर दूं जरा। नहीं मैंने आपको दिखा भी नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन में जाएं और इनको चाहिए पटिशन दायर करें, हमने तो मना नहीं किया, और ना ही कोई जमहूरी जो पार्टी होगी वो आपको मना करेगी। आप जाते सिर्फ वर्बली कहे नहीं ना, एक अच्छे मार्जिन से अगर आप हारे हैं तो आप उस हार को तस्लीम करें, क्योंकि पहले से आपको पता था कि यहाँ आपका मुकाबला और यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर ये ना, हमने तो नहीं कहा कि खान साहब जहाँ जीते वहां धांधली हुई है, कि पंजाब में हुए इलेक्शन तो आपने इस किस्म की धांधली की है, हमने तो इस किस्म का एलिगेशन ही नहीं लगाया, हमने तो हर चीज को फेयर तरीके से उसको तस्लीम किया। पंजाब में यूसुफ रजा गिलानी जो उनके जो साहबजादे, देखिए यूसुफ रजा गिलानी की, देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे ने जो बिल्कुल सही मार्जिन से जीती इलेक्शन, वहां ये देखे ना, ये लोग खुद कहते थे कि जी अपने अपने लोगों को लाया जाता है, मतलब सियासत के अंदर जो है ना मूर्सी सियासत है, तो क्या मूर्सी सियासत
आपने वहाँ पंजाब में या KPK में नहीं खेली, खटक साहब की भाभी भी है, उनकी जो है ना बहन भी है, वो खुद भी हैं। यहाँ जो है ना मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी का बेटा, शाह महमूद कुरैशी की बेटी, उसके अलावा जो है ना असल वजह यह है कि उनके अपने जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उन्होंने उन्हें अभी तो सिर्फ अंदिया दिया है हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, कि मुर्सी सियासत पे दूसरों पे एलिगेशन ना लगाएं, यहाँ आपने जो किया है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अच्छा मिस्टर साहब, आपकी बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, पीटीआई के अपने कुछ अहम जो इनके कारकुनान हैं, मतलब अच्छी सीनियर लीडरशिप जो है वो भी अब इस्तीफे देती भी नज़र आ रही है। मतलब पीटीआई के कल जिस तरह से पंजाब के 2 MPs जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, और बाकी जैसे माजी में हमने देखा, तो ये जो इस्तीफे का सिलसिला ये काफ़ी अभी तेज़ी से पीटीआई की तरफ से नज़र आ रहा है, क्या समझती हैं? देखिए मैं क्या समझूं, 22 करोड़ आवाम इंक्लूडेड आप पढ़ी लिखी खातून हैं, मैं आप समझ सकते हो कि इनकी अपनी हरकत और सकनात जो हैं, इनके पास विजन नहीं है, इनके पास सियासत करना इनका काम नहीं है। मैं समझती थी कि खान साहब बड़ी इज्जत से घर बैठते, और क्योंकि उनको बैठना चाहिए था। ठीक है, वर्ल्ड कप की वजह से जो आपको इज्जत मिली वो आपको आवाम ने दी, लेकिन उस इज्जत का खमियाजा आप हमें उस सूरत में ना ला के दें कि आप इस नहज पे पहुंचा दें कि हम आवाम जो है ना चलने फिरने से ही कासिर हो जाए। ना करें। आपने जिस नहज पे मुल्क को लाके खड़ा किया है, जो आपने 3.5 साल के अंदर किया, FTF की बात करते थे वहाँ पे, जी हमने किया, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया हो गया कि इन्होंने क्या किया। तो बात दरअसल ये कि देखें, किसी इदारे को खान साहब नहीं छोड़ते, जब कोई इनके साथ बात ना बने किसी की तो उनके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, बाकी जो इनके शेर हुए वो गालम गलोच शुरू कर देते हैं। इस किस्म का अगर तरीका वारदात रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि अगर MPs हैं तो वो सियासी वर्कर हैं, वो सियासी लोग हैं, सियासी बसीरत रखते हैं, वो यकीनन इन्हें छोड़ के जाएंगे ना। आखिर वो कब तक आवाम में जाएं और आवाम के सामने वो जलील और ख्वार हो, वो तो जाहिर बात है चाहेंगे कि इनसे आवाम फिर उनसे मुतालबा करती है ना, जो आवाम के राइट्स हैं वो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो उनकी बुनियादी सहूलियात हैं वो आवाम तक उस तरह से मुंतकिल की नहीं जा रही हैं, तो ज़ाहिर है फिर आवाम उन्हीं से सवाल करेगी, वो फिर डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर वो खान साहब से वो मुतालबा करेंगे कि क्यों, क्या वजह है। बिल्कुल ऐसा ही, जाहिर सी बात है। देखिए, मुतालबा करें, वो अपने खुद ही कहते थे खान साहब कि देखें MPs MNAs को फंड देने की ज़रूरत नहीं है, और जब इलेक्शन करीब आए, ज़मीनी इलेक्शन का करीब आए, तो फिर अपने लोगों को देना शुरू कर दिया। देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं है? मतलब MNAs MPs अपने पॉकेट से देते मतलब नहीं, देखें खान साहब के जहन में ये था, शायद मैं बेहतर नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो मैं समझती हूँ उनके जहन में ये होगा कि करप्शन है, क्योंकि वो अपने आप को सादिक और अमीन समझते हैं और कहते हैं कि जी मैं ही हूँ एक अकेला पाकिस्तान में जो सादिक और अमीन हूँ, बाकी सारे के सारे तो पता नहीं किस लेकिन अब तो जगह के अमीन भी नहीं रहे ना, जो वो तो वैसे भी नहीं थे, मैं समझती हूँ वैसे भी नहीं थे, क्योंकि खान साहब खुद ही कहते हैं कि देखें वो बड़ा लीडर वो होता है जो यू टर्न लेता है, यानी कि एक बड़ा लीडर झूठ बोल ले और फिर वो अपनी बात से मुकर जाए, मैं तो कहती हूँ वो मुनाफिक होता है। मतलब मुनाफिक छोड़े ना, आप सियासत करें, सियासत नाम है इबादत का, और जब आप इबादत के ज़रिए सोचेंगे, इबादत के ज़रिए करेंगे, ये सोच के कि मेरा मनसब, मेरा काम इबादत करना और इबादत के ज़रिए मैं आवाम को डिलीवर करूँगा, तो तब मैं समझती हूँ कि खान साहब को शायद सियासत की अलग वे पता चले। अगर नहीं पता चलती तो जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी है सियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखें कि आवाम की खिदमत कैसे होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे सीखे हो? जब यहाँ पर आते थे तो इनके CM से तो मिलते नहीं थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो समंदर है जो हर चीज़ को माफ़ करता है और कहता है आओ नई सियासत करें, आओ सारे गिले शिकवे भुलाकर पाकिस्तान की फलाह का सोचें, आवाम की फलाह का सोचें। हमने जातियाती रंजिश कभी नहीं रखी, और मैं समझती हूँ सियासत के अंदर जातियात नहीं होती है, सियासत के अंदर
दुश्मनी नहीं होती है, सियासत के अंदर एलिगेशंस नहीं होते, सियासत के अंदर जो है ना गालम गलोच नहीं होती है, सियासत के अंदर तब्दीली होती है, सियासत के अंदर आवाम की फलाह होती है, ना कि सियासत के अंदर एक दूसरे को मार दो, एक दूसरे की गर्दनें काटो, या फिर एक दूसरे को कत्ल करो, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाओ। ये सियासत नहीं, ये सियासत मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भी कहा जाता था। मतलब वो ये नहीं कि ये सियासत नहीं है ना। मैंने आपसे कहा ना गर्दनें काट दो का हाँ, मकसद ये सही। कि मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो मोजिज जज को कहें, चाहे वो आईजी डीआईजी को कहें। वो तो खान साहब तो किसी को भी लफ्जी गोलाबारी से बाजी नहीं आते। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से एमपीएल हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं अदील साहब। अदील आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, लेकिन इत्तेफाक से आज हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, प्रोग्राम में नहीं आ सके कुछ आपकी मसरूफियात की वजह से। जो आपका लॉन्ग मार्च का सिलसिला था जो शुरू हुआ कल से, अब कहाँ तक पहुँच चुका है, आगे का क्या लाएअमल है? कराची के जो आपके सीनियर क़यादत है वो कब लाहौर, या कब से आप लोग अपने जो आप लोग लॉन्ग मार्च का जो पूरा वो है सिलसिला, कहाँ से आप लोग उन्हें ज्वाइन करेंगे? जी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है आवाज़ में। अदील, अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? अभी सही हुई है। ठीक है जी, मैंने कहा लॉन्ग मार्च जो कल से आपका स्टार्ट हुआ खान साहब की क़यादत में, लाहौर से आप लोगों ने इस लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू किया है, आगाज़ किया है, अभी कहाँ तक पहुँचा? सिक्योरिटी इंतजाम किस तरह के? आपकी कराची की जो सिंध की सीनियर क़यादत है, कब उन्हें ज्वाइन कर रही है? किस आगे का क्या लाएअमल है? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपके पास आना था स्टूडियोज़ में, बट थोड़ी सी कोई मिसकंसेप्शन कोई हो गई मसला थी नहीं जी। कि 2 बजे का मुझे लग रहा था कि 2 बजे आना है, उस वाले मैंने 1 बजे का था। सेकेंडली लॉन्ग मार्च जो है वो बड़ा कामयाबी के साथ उसका आगाज़ हो गया है लाहौर शहर से। ठीक है। और कल का दिन पूरा आपने जिस तरह देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो पाबंदियां हैं, वो तो बेचारे दिखा नहीं पाते, और दिखा पाते हैं तो आवाज़ को म्यूट कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आपने देखा होगा कि बड़ा कामयाबी के साथ वो कल लाहौर शहर में जो है मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ, और बहुत अवामी जोश और जज्बे और सपोर्ट और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले लॉन्ग मार्च के लिए। आज वो लाहौर से शादरा से कामोकी की तरफ, यानी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो आज सुबह निकला है। ठीक। और आज भी आपने देखा कि बड़ा आज भी लोगों का जोश व खरोश जो है वो किसी तौर पे कम नहीं हुआ, बल्कि मजीद बढ़ा है। जहाँ तक सिंध की और हमारे शहर कराची की बात है, यहाँ से बड़ी तादाद में लोग शिरकत के लिए कुछ जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, और कुछ इंशाल्लाह हमारे सिंध के सदर तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली हैदर जैदी साहब की क़यादत में पीर के रोज़ सुबह जो है यहाँ से काफिला निकलेगा सिंध का, जो कि टोल प्लाजा से निकलेगा सुबह 11 बजे, और हैदराबाद से और दीगर शहरों से होता हुआ सक्खर में रात को क़याम पजीर होगा, और फिर अगले रोज़ सक्खर से हम रवात यानी रावलपिंडी के लिए निकलेंगे, और इंशाअल्लाह सिंध का जो काफिला है वो भी इस मार्च में शिरकत के लिए वहाँ। ठीक है जी। अदील साहब, शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि ये जो हकीकी आज़ादी मार्च जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की क़यादत में शुरू किया गया है कल से, ये मुल्क के ये जो मार्च है, ये मार्च के नाम पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। आप क्या कहते हैं इस पर? ये किसका बयान? ये शर्जील इनाम मेमन साहब उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया है। अच्छा अच्छा जी, देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी तो 5 से 6 लॉन्ग मार्च हुए, जिसमें फजलुर रहमान साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, जिसमें मरियम नवाज और शहबा हमजा ने भी लॉन्ग मार्च किया, जिसमें जो है वो बिलावल ने भी कराची से एक मार्च किया, जिसमें कोई ट्रैक्टर मार्चेस भी हुए, जिसमें पता नहीं कौन कौन से मार्चेस शामिल थे। तो उस वक्त मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश नहीं थी, और आज एक जमहूरी मार्च जो कि बिल्कुल पुरअमन है, और एक जमहूरी और आइनी डिमांड है कि मुल्क में इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में जो माशी हालात ख़राब हैं, उसका एक ही हल है कि फ़्रेश इलेक्शंस किए जाए और फ्रेश मैंडेट के ज़रिए आवाम को ये हक दिया जाए कि वो क़यादत को चुने, ना कि बंद कमरों में ये फैसले किए जाएं और साजिशों के तहत हुकूमतों को गिराया जाए। तो मेरे ख्याल से एक आइनी डिमांड और एक जमहूरी मार्च और एक पुरअमन एहतजाज जो है
वो आईने पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी इजाज़त दी हुई है, तो उसको मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश जो है वो जो भी कह रहा है उसको अपना जो है वो मुआयना करवाना चाहिए किसी अच्छे तबीब से। ठीक है जी। अदील साहब, ये जो आप लोग इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन और जमातें अभी इलेक्शन के लिए उस तरह से अभी प्रिपेयर हैं नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो सैलाबी सूरत हाल है उसके लिए हमारी फ़ौज भी, हमारी ज़ाहिर सी बात है पुलिस वगैरह सब इंगेज हुई हुई हैं, और हमारी सियासी जमातें जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है उनके रिलीफ के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। तो इस कंडीशन में इलेक्शन होना ये और जो सियासी जमातें उनका ये कहना है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल अभी हालात हैं, अभी हमें पहले अपने मुल्क के बेहतरी के लिए काम करना है, फिर हम इलेक्शन का आगे सोचेंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने जो ये हो रहे थे इलेक्शन, फिर वो डिले भी हुए, तो ये सारा सिलसिला इस वजह से अभी रुका है। तो आप समझते हैं कि अभी आपके मार्च करने से इलेक्शन जल्द हो जाएंगे? देखिए, क्या मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, क्या मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है, क्या मुल्की मामलात जो संभलने का नाम नहीं ले रहे, वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं ये हालात कि मुल्क जो है वो मजीद इलेक्शन में ताख़ीर की जाए? यानी फ्रेश इलेक्शन के ज़रिए अवामी मैंडेट से एक नई बाइख्तियार किस्म की हुकूमत जो फैसलों का इख्तियार रखती है, उसके लाने की इस मुल्क को इस वक्त अशद ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अदील, मैं आपकी बात रोक रही हूँ, सॉरी, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की कॉल की गई है। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे यही सवाल जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अदील साहब से, पीटीआई के एमपी है, उनसे मेरा सवाल था कि इस अभी जो हमारी मुल्की सिचुएशन चल रही है, इसमें इलेक्शन होना क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है? तो अदील साहब का जवाब था, वो ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ गया था, तो मैं चाहूँगी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी अदील साहब। जी अदील, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी 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 अदील। अच्छा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम है, जो इस वक्त माशी हालात ख़राब हुए हुए हैं, जो एक बाइख्तियार किस्म की हुकूमत ना होने की वजह से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, क्या ये इतना पाकिस्तान जो है इतना प्रोलॉन्ग बर्दाश्त कर पाएगा कि इलेक्शंस को डिले किया जाए? मेरे ख्याल से इसका जवाब एक ही है कि जल्द अज जल्द नए इंतखाबात, फ्रेश इंतखाबात जो है वही इस मुल्क का को मसाइल से निकालने का हल है कि एक बाइख्तियार अवामी हुकूमत आए जो मुल्क के फैसले जो है वो बाइख्तियार तरीके से अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कर सके, ना कि वो हुकूमत जो बंद कमरों में बनी हुई साजिश के तहत जो है वो बाहर के एक्टर्स और फैक्टर्स के साथ मिलकर एक हुकूमत गिरा के जो आए और मुल्क के ऊपर कब्जा कर जाए, और फिर वो जब आए तो उनकी जो तरजीहात हो वो अवामी इश्यूज को हल करना ना हो, बल्कि नैब के अंदर तरामीम करके अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाना हो, अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस माफ़ करवाना हो, अपने जो है वो जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद और उनको नंगा करके मारपीट करना हो, उनको अरेस्ट करना हो, सियासी मुखालफिन के ऊपर मुकदमात करना हो, सियासी मुखालफिन को अंदर करना हो, तो उनकी जो तरजीहात हैं वो है ही नहीं मुल्क के मसाइल को हल करने की, उनकी तरजीहात कुछ और है। तो इस तरह की जो हुकूमत है और इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान जो है वो मजीद उसका मुतामिल नहीं हो सकता, इसीलिए इसका वाहिद हल है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए और जल्द से जल्द। ठीक है जी अदील, आप लाइन पे रुकिए। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहब, आप क्या कहेंगे? अदील साहब ने इतने सारे सवाल उठा दिए हैं मेरे प्रोग्राम में नई हुकूमत के तरफ की, उनके जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने केसेस माफ़ करवाना और बाकी उन्होंने जो कहा आपने खुद सुना, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, लॉन्ग मार्च का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब खुद कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है ना मेरी आखिरी जो है ना वारदात है, आखिरी वारदात खुद कह चुके हैं, यानी कि उनका आखिरी हरबा है। ठीक है। दूसरी वजह ये कि मेरा भाई कह रहा है कि इंतखाबाती हल है, तो इंतखाबात हल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम पीरियड 5 साल में रहता है, वो टाइम पीरियड पूरा होने दें और जाहिर सी बात है आपका मुतालबा नहीं आवाम का मुतालबा होगा, और जमहूरी तरीक़ाकार भी ये है कि इलेक्शन 5 साल बाद होंगे। और अभी अदील ये कह रहा है कि जी गैर आइनी तौर पर जो है ना, सॉरी गैर आइनी नहीं कहा उन्होंने, कहा अदाकारों के थ्रू जो है ना ये गवर्नमेंट गई है
और मैं नहीं समझती हूँ कि जमहूरी अंदाज से जो गवर्नमेंट गई है उसको आप अदाकारी का नाम दें या कोई भी नाम दें, ये सही नहीं है। देखिए, जितनी मैं पहले भी प्रोग्राम में आपके बता चुकी हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट्स इससे पहले गई हैं वो गैर आइनी तौर पर ख़त्म की गई हैं, जबकि ये वाहिद 1947 से लेकर टिल ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसको जमहूरी अंदाज से अपने घर को रुखसत हुई है। अदील से मैं सिर्फ ये पूछूंगी, मेरे भाई मुझे ये बता दें, क्या उस वक्त आपने इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं किया जब हमारा मुल्क जो है ना किस दहाने पे खड़ा हुआ था, किस नहज पे खड़ा हुआ था, जब आपकी 3.5 साल गवर्नमेंट रही? तो मैं नहीं समझती हूँ कि बिल्कुल हल होता है इलेक्शन, और हम तो समझते हैं कि जो शख्स, जो पार्टी इक़्तिदार में, उसी को आना चाहिए जिसको आवाम मुंतखब करेगी। आप लोगों को भी जो है ना कुछ लोगों ने या कुछ ख्यालात ने, कुछ जहनों ने जो है ना अपने तौर पे मुंतखब किया था, तो वो भी मेरे ख्याल में शर्मिंदा ताबीर हुए कि हमने किन्हें ला के खड़ा किया जो डिलीवर नहीं कर सके। अगर आप डिलीवर करते तो ना आपकी गवर्नमेंट जाती और ना ही जो आपके, जिनके आप आलाकार थे या जो आपके आलाकार थे, वो इस नेच पे आप उन्हें पहुंचाते या वो आपको पहुंचा पाते। और साथ साथ इसी चक्कर के अंदर आपने मुल्क की नैया भी बिगाड़ दी। आपने आवाम को 1 करोड़ नौकरियां जब देने की बात हुई और जब खान साहब इक़्तिदार में आए तो खान साहब ने कहा नौकरियां देना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। घर की बात की कि 50 लाख घर, चले 5,000 घर देते, 5 नहीं 500 घर दे देते, 5,000 नौकरियां दे देते। हर चीज से तो अदील आप लोगों ने पीछे हटते गए ना। अगर आप कुछ कर पाते तो मैं समझती हूँ कि आवाम आज आपके साथ होती। और इस तरह के एलिगेशंस ना लगाएं कि फलां गवर्नमेंट क्यों आई। यही लोग हैं, वही लोग हैं जो आपके साथ बैठे हुए थे तो आपकी गवर्नमेंट बन गई। अब वही लोग हैं जो आपके अलाए थे वो पीडीएम में आ गए तो ये गवर्नमेंट बन गई। कोई बाहर के लोग तो नहीं आए ना। दी जी, मुसर्रत साहब का सवाल है कि जब आप लोगों की हुकूमत थी उस वक्त आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में क्यों नहीं सोचा, और बाकी उनके जो सवाल है वो आपके सामने, आप जवाब दें। जी हेलो। जी जी अदील। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट था जो हमारी काबिल एहतराम मुसर्रत साहिबा ने रेज किया वो था जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराई गई। अच्छा, अगर जमहूरी तरीका ये है कि बाहर का आपका एक मुल्क एक साइफर भेजे और उस साइफर में ये लिखा हुआ हो कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओगे एक अदम एतमाद की तहरीक के जरिए, तो पाकिस्तान के लिए माफ़ी है, अदरवाइज पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके अगले दिन ही अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है। अगर ये जमहूरी तरीका है हुकूमत गिराने का तो मैं मुशर्रफ साहबा की बात मान लेता हूँ। अगर जमहूरी तरीका ये है कि एक उसी मुल्क का सफीर जो ये साइफर भेज रहा है उसी के नुमाइंदे पाकिस्तान में हुकूमती जमात के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करें और उनको जो है वो ब्राइब करके या डरा धमका के या कुछ भी करके हुकूमत से अलहदा करने की कोशिश करें, तो मैं मुशर्रफ साहिबा की बात मान लेता हूँ। अगर जमहूरी तरीका ये है कि सिंध हाउस के अंदर पार्लियामेंटेरियन को बंद करके एक मंडी लगाई जाए और सूबा सिंध का अवाम का पैसा शेयर का वो वहाँ ले जाकर इस्तेमाल हो खरीद व फरोख्त के लिए, यानी हॉर्स ट्रेडिंग हो, तो मैं मुशर्रफ साहिबा की बात मान लेता हूँ कि आपने हुकूमत जमहूरी तरीके से गिराई। अगर जमहूरी तरीका ये है कि आपका जो अदम एतमाद है, जब स्पीकर आइन के आर्टिकल के तहत उसे ये कहे कि इसमें ये हमने साइफर देखा है, उस साइफर में ये क्लियरली मेंशन है कि अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, यानी इसमें एक बैरूनी मदाखलत और बैरूनी साजिश का अंतर है, और उस अदम एतमाद की तहरीक को उठाकर वो स्पीकर साहब बाहर फेंकते हैं और नए इंतखाबात का ऐलान वज़ीर आज़म साहब सदर की मंजूरी से करते हैं। अगर ये जमहूरी तरीका नहीं था कि नए इंतखाबात में जाएं, और कोई भी जमहूरी जमात जो होती है वो इंतखाबात से कभी नहीं भागती, अगर उसको आवाम के ऊपर एतमाद हो गया, आवाम उन्हें वोट देगी, तो ये सारी जमातें वहाँ से भागी और उन्होंने जो है वो
मिलजुल कर और एक प्रॉपर प्लान के तहत बिलावल साहब की असेंबली के अंदर तकरीर मौजूद है कि अदालतें जो हैं वो हमने अदालतों से जो है वो बाहर फिकवाया आपका, उनकी तकरीर मौजूद है। तो उन्होंने ये बातें एक्सेप्ट की है, खुद क्लेम, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उन्होंने क्लेम किया खुद। उन्होंने अदालतों का और एस्टेब्लिशमेंट की मदद का एतराफ़ खुद पार्लियामेंट में किया। तो मेरे ख्याल से ये जमहूरी तरीके से नहीं गई हुकूमत और एक साजिश के तहत जो है हुकूमत को गिराया गया। नंबर 2, हमारी हुकूमत के वक्त हमने क्यों ऐलान नहीं किया? देखें, मैंने कहा माशी हालात सही नहीं थे। हमारी हुकूमत जब गई और आपकी हुकूमत आई तो हमारे इदारे नहीं, आपके जो जेर हुकूमत के नीचे के इदारे हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान 6% की रफ्तार से जो है वो ग्रोथ रेट पाकिस्तान का हो रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था 6% की रफ्तार से। आपकी हुकूमत ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी। आपकी हुकूमत ने आगे ये एक्सेप्ट किया कि हमारी हुकूमत जो माशी इंडिकेटर छोड़कर गई है वो इंतहाई मुस्बत छोड़ के गई है। आपने एक्सपोर्ट की फिगर्स आपने मानी हमारी हुकूमत की, तरक्की की रफ्तार आपने मानी हमारी हुकूमत की, आपने हमारी हुकूमत की सारी इन्होंने एक और बात की नौकरियों की कि हम नौकरियां 85 लाख नौकरियां हमारी हुकूमत में क्रिएट हुई, वो आपकी आई हुई हुकूमत ने माना, ये फिगर्स आपकी हुकूमत ने मानी। तो जब आपकी हुकूमत ने ये सारी चीजें मानी है, नई हुकूमत ने ये चीज मानी है, एक्सेप्ट की है, तो मेरे ख्याल से अभी इस पर जो है वो फजूल किस्म की बहस करना किसी के भी किसी तौर पे भी जो है वो मुनासिब नहीं है। आपने गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराई, फेयर एनफ, हम इलेक्शन की तरफ गए, हमने कहा इलेक्शन अनाउंस करो। आप इलेक्शन से भागे, जमहूरी जमात कभी भी इलेक्शन से नहीं भागती, और आप छुपे किसके पीछे? अदलिया के पीछे और स्टैब्लिशमेंट के पीछे। हम जो हुकूमत जो माशी तौर पे छोड़ के गए, हमारी सारी कारकर्दगी आपने मानी, आपने जो फिगर्स रिलीज की आपकी गवर्नमेंट में, उसमें हमारी 6% की ग्रोथ जो है वो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था। मुसर्रत साहिबा कह रही है हमने नहीं मानी इस तरह की कोई भी कारकर्दगी होती तो अदील मानना सर्वे रिपोर्ट है। मुसर्रत साहिबा नहीं मान रही अपनी हुकूमत की बात, तो मैं मुसर्रत साहिबा को कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज इनकी हुकूमत के अंदर इनकी इकोनॉमिक जो आपका माशी डिपार्टमेंट है, जो इनके इदारे हैं, उन्होंने सर्वेस जारी किए, हमने तो नहीं किए वो। अच्छा, ठीक है। मुसर्रत साहिबा कह रहे हैं कि अगर मुसर्रत साहिबा नहीं मान रही अपनी हुकूमत की जो नहीं, देखें जो है ना, बात दरअसल ये है कि हम अलाए हैं, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है कि अदील मेरा भाई कह रहा है कि इस गवर्नमेंट ने मानी, इस गवर्नमेंट ने क्या आवाम भी नहीं मान सकती। और जहाँ तक आप कह रहे हैं मुआशी तौर पे बहुत मुस्तहकम थे, ये सब कुछ था, नौकरियाँ थी, पता नहीं अदील मेरे भाई किसको मिली, मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर आप कहते हैं तो शायद सोशल मीडिया पे किसी को मिली हो, क्योंकि सोशल मीडिया को आप लोग ज़्यादा उसको तस्लीम करते हैं, बाकी मीडिया ने तो मुझे शायद नहीं ऐसा कुछ दिखाया, और ना ही मैंने पेपर्स में कुछ ऐसा देखा। बहरहाल बात दरअसल ये कि जहाँ मेरा भाई कह रहा है यहाँ पे घनानुई साजिश हुई, तो देखें साजिश अभी 2-4 दिन पहले DGISPR ने भी बता दी, और आप मुझे बताएं कि उन्होंने बता दिया कि साइबर जो था, जो 27 तारीख को लेटर जो लहराया गया आवाम के पास, वो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। देखें, जहां हमारी वो लोग कह रहे हैं जिन पर काबिल एतमाद इसलिए हैं कि वो पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब कुछ नहीं था तो फिर हम किसकी माने? ठीक है, हम खान साहब की बात देखें, वो लेटर तो हमने जमा करा दिया। देखिए, अगर आपने कोर्ट में भी जमा करवाया, मोअज़्ज़ज़ अदलिया है, तो यकीनन उसमें कोई अगर ऐसी बात होती, मुल्क की सालमियत की बात होती, कुछ ऐसी किसी किस्म का भी ऐसा कोई एजेंडा होता, तो मैं नहीं समझ सकती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उस पर एक्शन ना लेती। देखिए, ये एक एग्रीमेंट है, कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट है, उसको अगर आप इस तरह से स्प्रेड आउट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं, तो आप तो चाह ही नहीं रहे ना। इसीलिए तो आपको किसी मुल्क में आप जाते थे, आपके वजीर खारजा को वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल पाती थी। ये वजीर खारजा जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, बल्कि खान साहब खुद फरमाते थे कि मेरा तो फ़ोन ही अटेंड नहीं होता, मुझसे तो बात करना गवारा नहीं करते। इसलिए कि खान साहब जब मुल्क से बाहर जाते थे, बजाय अपने मुल्क की बात करने के, वो एंड हमेशा हर स्पीच का यही करते थे कि जो मेरे यहाँ इक़्तिदार से पहले के लोग थे वो करप्ट थे। तो भाई, जब बीइंग अ मुस्लिम
हम किसी शख्स की बुराई करेंगे, बुराई है तो भाई आप उनको लटका देते, आपके पास 3.5 साल का टाइम था। 3.5 दिन के दिन भी बहुत टाइम पीरियड होता है। मैं अगर आपकी एलिगेशन है, मेरी है, कोई मसला है, तो 3.5 दिन 3.5 महीने बहुत होते हैं। 3.5 साल में किस शख्स पे आपने, देखिए मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं करूंगी। आसिफ अली जरदारी साहब कोर्ट में पेश नहीं हुए, शर्जील इनाम मेमन नहीं हुए, खुर्शीद शाह साहब नहीं हुए, अदी फरयाल तालपुर साहिबा नहीं हुई। कौन सा ऐसा शख्स है, आगा सराज दुरानी के यहाँ घर पे आपने क्या धावा बोला? ये सब कुछ, ये जो नई हुकूमत बनी है सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए हुकूमत बनी है। देखिए ये बात भी आपका वैलिड है कि मेरा भाई कह रहा है कि ये अपने केसेस खत्म करने के लिए बनी है, यानी अपने मुफाद के लिए बनी है। तो क्या अदील मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके पास एक सीट वाला शख्स, शेख रशीद साहब की मैं बात कर रही हूँ, जिसको खान साहब खुद कहते थे, आपके लीडर खुद कहते थे इससे कोई चपड़ासी ना रखे, उस शख्स को, मैं नहीं कहूंगी कि चपड़ासी है, मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम शख्स है कि बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, आपके अपने लीडर फरमाते थे कि इन्हें कोई रख नहीं सकता चपड़ासी भी। उस चपड़ासी को आपने रेलवे का वजीर बनाया, रेलवे तबाह हो गई तो फिर आपने इतना बड़ा उसको ओहदा दे दिया, वजीर दाखिला बना दिया। जिस शख्स को आप कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उस डाकू को 10 सीटों वाली जो है ना, उनके पास एमपीएस 10 थे और आपने अपनी जो एमपीएस को छोड़कर उससे फौकियत दी। तो मैं समझती हूँ कि इसको मफाद कहेंगे या पीडीएम को मफाद कहेंगे? आप शॉर्ट आंसर कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। जी अदील, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अदील को मेरी आवाज़ जा नहीं पा रही है, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, मैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम जो है एक इसके पर हम पूरा रखेंगे और पूरे डिटेल में इस जो आपके सवालात हैं, इन सवालात का हम जवाब लेंगे। मैं सर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान निदा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। स्टार्ट हो गया जी।